नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून किस आधार पर बनाया जाता है, कौन तय करता है कि देशों को कौन कौन से नियम मानने हैं। और अगर आप समझें तो ये टॉपिक आपके बीए एलएलबी, एलएलबी, यूपीएससी, जुडिशरी, इन सभी महत्वपूर्ण आयामों पर ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके कंसेप्ट की और समझते हैं क्या है ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या है सोर्सेज ऑफ लॉ, क्या मतलब है उसका। तो ये वो अगर समझे तो ये वो आधार है जहां से कानून पैदा होता है, शुरुआत होती है, बनता है या उसके अस्तित्व का पता चलता है। इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेस को दो प्रकार से माना जाता है। यानी एक है मटेरियल सोर्स, जहां पर जहां से कानून का विषय यानी कंटेंट मिलता है, जैसे इतिहास, प्रथा, व्यवहार, राजनयिक, पत्र व्यवहार। और दूसरा सोर्स है फॉर्मल सोर्स, जहां से कानून को कानूनी वैधता मिलती है, लीगल वैलिडिटी मिलती है, जैसे ट्रीटीज, कस्टम, जुडिशियल डिसीजन। अब समझिए कि हर देश में अपने अपने कस्टम्स चले आ रहे हैं, मगर कुछ ही कस्टम को वैलिडिटी मिली हुई है। ऐसा नहीं कि सारे कस्टम्स ही उनके एक नेशन ने अप्रूव कर दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो कस्टम्स एज अ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग का सोर्स बन गया। सारे कस्टम्स नहीं है। जो कस्टम्स स्टेट ने उस स्टेट ने अपने लोगों द्वारा बनाए हुए कस्टम्स को मान्यता दी है और वो इंटरनेशनल लेवल पे फिर आते हैं, तो उस जगह कहा जाएगा उनको लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। तो अब अगर बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके आर्टिकल 38 में इंटरनेशनल लॉ के 5 मुख्य स्रोत बताए गए हैं। तो पहला स्रोत है इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज। सबसे पहले और सबसे मजबूत स्रोत माना गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन को, यानी ट्रीटी, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल। ये दो या दो से अधिक कंट्री या राज्यों के बीच में लिखित समझौते होते हैं। जिस देश ने ट्रीटी पर सिग्नेचर या रेटिफिकेशन, दोनों सिग्नेचर और रेटिफिकेशन किया हो, उसके लिए वो कानून की तरह बाइंडिंग बन जाता है। जैसे आप मानिए एग्जांपल के लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 का। इस संधि से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समझौता है या ट्रीटी है या कन्वेंशन है, जो सभी देशों को अब मानना पड़ता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिनेवा कन्वेंशन का, 1949 का। जिनेवा कन्वेंशन है आपका युद्ध के समय घायलों, कैदियों, नागरिकों की सुरक्षा के नियम। आज लगभग हर देश इस जिनेवा कन्वेंशन का सदस्य है और वो इसको अब अपने कंट्री में लागू करता है। और एक और एग्जाम्पल है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के नियम को तय करता है। तो ये तीन आपके एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है कि जो पहला था इंटरनेशनल कन्वेंशन, वाई ऐसी जो ट्रीटीज हैं वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्यों माने हम इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो आंसर है वो है कि आपने इसको लिखित समझौता बना करके, रिटर्न रूल बना करके, अपनी स्वेच्छा से इस इसको समझौते को सिग्नेचर करके दिया है, इसलिए इसको आप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल कस्टम्स। कस्टम्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए कॉन्टिन्यूअस हो, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हो उस स्टेट में, तब उसको एक कस्टम की तरह माना जाएगा। और वो और या तो ऐसे समझे कि पुराना हो, लगातार हो, सामान्य प्रथा जिसमें देश कानून उसे मानकर चलते हों। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह लें तो जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पहले कोई ट्रीटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन दुनिया भर में एक प्रथा चलती थी कि दूत और राजनयिक को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रथा थी, कस्टम था, और इसको सभी देशों में चलता था, सब जगह राज्यों में चलता था। धीरे धीरे उसको उस कस्टम को, उस प्रथा को दे दिया गया
नया नाम वियना कन्वेंशन के थ्रू। तो वियना कन्वेंशन 1961 में आया और वहां पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में बात की गई और वहां से वो कस्टम जो है एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन गया। अब हम बात करते हैं ऐसे ही, जैसे सागर है, समुद्र है, वहां पर सभी देशों का हक है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश का हक है, तो पूरा जो सी है वो सबके लिए है। तो कोई एक देश नहीं कह सकता कि पूरा समुद्र उसका है। पूरे समुद्र की बात हो रही है, सारे जितने भी समुद्र आपके बने हुए हैं उस पर पूरा कंट्रोल एक एक राज्य का नहीं है। तो ये बात हुई आपकी इंटरनेशनल कस्टम की। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की। मान लीजिए आपके पास पहले दो ऑप्शन नहीं है, ना कस्टम है ना कन्वेंशन है। तब जब आपके पास ना ट्रीटी है, ना कन्वेंशन है, ना कस्टम है, अब दोनों पे ही कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं कि जहां दोनों चुप हैं, वहां पर जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब इस जनरल प्रिंसिपल में पांच महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है गुड फेथ, सद्भावना, यानी कि जो ट्रीटी हो वो अच्छे विश्वास से निभाई जाए। दूसरा है इक्विटी, न्याय, फेयरनेस हो। तीसरा है एस्टोपल, जो वाद किया है उससे मुकर नहीं सकता, जो वादा किया है उससे मुकर नहीं सकता। वादा मतलब आपने जो प्रॉमिस कर लिया एक दूसरे कंट्री के साथ, उससे आप मुकर नहीं सकते। रेच, रेस जुडिकाटा, यानी एक बार फैसला अगर हो जाए तो आप दोबारा नहीं होगा। और लास्ट है नेचुरल जस्टिस, यानी दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य है। तो ये आपके जर्नल प्रिंसिपल हैं, उसको भी सिविलाइज्ड नेशन मान्यता देते हैं एज ए लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में। इसके बाद आता है जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या जूरिस्ट वर्क के बारे में। तो जैसे आईसीजे है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, या अन्य ट्रिब्यूनल के डिसीजन हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो कि सब्सिडरी सोर्सेस हैं। ये बाइंडिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अथॉरिटेटिव और परसुएसिव होते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनके पास जाते हो यहाँ पर कोर्ट में, जैसे कि एक हबाना का केस था 1900 में, तो वहां पर इंटरनेशनल कस्टम इज अ पार्ट ऑफ लॉ बताया गया। ऐसे ही एक और था कि कहीं कोई एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री केस था उसका 1928 का। वहां पर जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे उसको कुछ फैक्ट्री में गलत हुआ था जिससे बहुत लोग मर गए और उसके बाद उनको सजा मिली थी। ऐसे ही एक और बहुत फेमस केस है ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन 1941 का, जहां पे पोल्यूशन जो है, यानी कि जो आप जैसे पोल्यूशन आपका फैला तो वो दूसरे स्टेट उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं होगा। जिस स्टेट के थ्रू वो पोल्यूशन जा रहा है उसी को उसे ठीक करना है। दूसरे स्टेट के ऊपर उसका कि अब पोल्यूशन जो है दूसरे स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब बात आती है जूरिस्ट वर्क की। तो जो जो जूरिस्ट हैं, जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, उनका उनके थ्रू भी कई सारी ट्रीटियां, अगर अगर मान लीजिए कोई ट्रीटी नहीं है, कस्टम नहीं है, और कोई पुराने जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं है, तो क्या होता है कि जो जो फेमस जूरिस्ट हैं, है ना, जैसे ओपनहाइम, स्ट्रेक, ग्रोटियस, तो इन सब के जो लैंडमार्क जो जो लैंडमार्क इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हैं, जो इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं, जो इन्होंने समझाया है लोगों को कि इंटरनेशनल लॉ में ये चीजें होनी चाहिए, तो उसको भी एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। तो जैसे कि ओपेनहाइम की डेफिनेशन है स्टेट, जो ओपेनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी है उसको एक सोर्स माना गया है। अब बात करते हैं जो डिसीजन आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, ये सब भी कहा जाए तो उसका हिस्सा है, जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ का हिस्सा है। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1990 में पूरा विश्व इराक पर प्रतिबंध लगाना, ये रेजोल्यूशन पास किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया। ऐसे ही कई सारे, डब्ल्यूटीओ में कोई केस गया, वहां पर उसका डिसीजन पास हुआ तो वो भी लागू किया गया सब पे। तो ये सारे आपके सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। हालांकि टॉपिक लगभग 10 मिनट का हो गया है, मगर मैं छोटे से बात कहूं तो यहाँ पे एक समरी दी हुई है, जहाँ पे ट्रीटी या कन्वेंशन, कस्टम, जनरल प्रिंसिपल, जुडिशियल डिसीजन, राइटिंग्स और
इंटरनेशनल बॉडीज के जो भी डिसीजंस आए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लखनऊ लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।